बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ डेंटल केरीज। डेंटल केरीज की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। डेंटल केरीज जो है ये एक माइक्रोबायोलॉजिकल डिजीज़ है जो कि हमारे टीथ के हार्ड स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती है। ठीक है, हमारे टीथ की जो हार्ड स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास एनेमल है, डेंटिन है और सेमेंटम है। माइक्रोबायोलॉजिकल डिजीज का मतलब यह है कि इसमें माइक्रोब्स इन्वॉल्व है और वो माइक्रोब्स कौन से हैं? वो हमारे ओरल कैविटी के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद है वो बैक्टीरिया है। तो क्या होता है कि हमारे ओरल कैविटी में नॉर्मली बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जिसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। ये जो नॉर्मल फ्लोरा है ये नॉर्मली हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाती, कोई हमें डिजीज कॉज नहीं करती हमारी ओरल कैविटी में, लेकिन जब इसको कोई फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है तो ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर लेती है और इसकी जो नंबर है वो डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो नॉर्मल फ्लोरा है, ये बन जाती है नॉर्मल से टॉक्सिक। ठीक है, तो जब ये टॉक्सिक बन जाती है तो ये हमारे ओरल कैविटी के अंदर जितने भी हार्ड स्ट्रक्चर्स है उसको भी इफेक्ट करती है और जितने भी सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स है उसको भी इफेक्ट करती है। ठीक है, तो हार्ड स्ट्रक्चर्स में हमारे ओरल कैविटी में क्या चीज़ है? टीथ है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि टॉक्सिक बन गए हैं, अब ये क्या करते हैं? अब ये हमारे टीथ के हार्ड स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती है और वहाँ पर लीजन्स कॉज करती है और उन लीजन्स को हम डेंटल केरीज कहते हैं या केरियस लीजन्स हम उसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये हमारे टीथ के हार्ड स्ट्रक्चर को किस तरह इफेक्ट कर रहा है? ये हमारे टीथ के हार्ड स्ट्रक्चर को इस तरह इफेक्ट करेगा कि ये सबसे पहले उस हार्ड स्ट्रक्चर की डीमिनरलाइजेशन करेगा, यानी उससे मिनरल्स के कंटेंट को रिमूव करेगा। फिर उसके बाद जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स बन जाता है, जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स रह जाता है, ये फिर उसको डिस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे टीथ के हार्ड स्ट्रक्चर की सबसे पहले डीमिनरलाइजेशन करेंगे और फिर उसके बाद जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स रह जाता है उसकी डिस्ट्रक्शन करेगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट जो लीजन काज होगा उसको हम डेंटल केरीज कहेंगे। ठीक है, जो डेंटल केरीज है जाहिर है ये हमारे पूरे के पूरे टूथ को इफेक्ट नहीं करती। सबसे पहले जब ये स्टार्ट लेती है तो ये लोकलाइज्ड होती है। ठीक है, ये एक खास लोकल एरिया को इफेक्ट करती है। केरीज को आप लोगों ने देखा होगा कि वो क्राउन के किसी खास एरिया पे होगा, या वो पैलेटल साइड पे होगा, या वो बकल साइड पे होगा, या फिर वो मीजियल या फिर डिस्टल या फिर ओक्लूजल साइड पे या फिर रूट पे होगा। ठीक है, यानी वो अपने एडजेसेंट सर्फेसिस को फिर इफेक्ट कर सकती है लेकिन ये ओवरऑल टीथ को इफेक्ट नहीं करती, ये एक लोकलाइज्ड एरिया ऑफ टीथ को इफेक्ट करती है। ठीक है, ये हो गया डेंटल केरीज का डेफिनेशन। सेकंड वन इज केरियोलॉजी। ठीक है, तो केरियोलॉजी एक साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम केरीज के बारे में हर एक चीज स्टडी करते हैं। ठीक है, जिसमें हम केरीज की इटियोलॉजी स्टडी करते हैं, यानी केरीज की कॉज क्या है, जिसमें हम केरीज की हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी करते हैं, यानी ये केरीज जो है इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह हमारे टीथ में केरियस लीजन काज होती है, किस तरह हमारे टीथ जो है वो डेंटल केरीज से इफेक्ट होती है। ठीक है, इसमें हम एपिडेमियोलॉजी स्टडी करते हैं, यानी इसका रेशो क्या है, कितना ये हो रहा है, कितने परसेंट ये हो रहा है डेंटल केरीज किसी खास लोकेलिटी में, किसी खास एरिया में। ठीक है, इसकी डायग्नोसिस हम पढ़ते हैं, यानी इन डेंटल केरीज को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हम क्लिनिकली इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि ये जो टीथ है ये असल में अफेक्टेड है डेंटल केरीज से। ठीक है, तो दिस इज द डायग्नोसिस। इसमें हम प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल केरीज पढ़ते हैं। ठीक है, तो केरियोलॉजी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम केरीज से रिलेटेड एटियोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, कॉमन साइट्स क्या है? तो कॉमन साइट्स में जो सबसे पहले है वो है ओक्लूजल पिट्स एंड फिशर्स, यानी हमारे पोस्टीरियर टीथ का जो ओक्लूजल सरफेस है, जो चीविंग सरफेस है पोस्टीरियर टीथ में हमारे पास प्रीमोलर्स और मोलर्स है। ठीक है, तो प्रीमोलर्स और मोलर्स का जो चीविंग सरफेस है उसके ऊपर इस तरह फिशर्स और पिट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी छोटे छोटे सुराख जिसको हम पिट्स कहते हैं, और इस तरह फिशर्स जिसको ये जो छोटी छोटी नालियां होती है। तो ओक्लूजल सरफेस पे ये जो साइट है ये बहुत ही कॉमन है, किस चीज के लिए? डेंटल केरीज के लिए। ज्यादातर जो हमारे टीथ होते हैं पोस्टीरियरली वो यही पिट्स एंड फिशर्स के अंदर ही केरीज कोस होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पैलेटल पिट्स ऑफ मैक्सिलरी इंसाइजर्स। जो मैक्सिलरी इंसाइजर्स है, जो अपर आर्च में जो इंसाइजर्स है उसके पैलेटल साइड पे, यानी जो टूथ का जो पैलेटल सरफेस है, जो पैलेट के साइड पे है, वहां पर एक छोटा सा पिट मौजूद होता है, एक छोटा सा होल मौजूद होता है। तो ये भी एक कॉमन साइट है डेंटल केरीज का। ठीक है,
फिर थर्ड नंबर पे क्या है, स्मूथ सर्फेसिस एपिकल टू कॉन्टेक्ट पॉइंट। कॉन्टेक्ट पॉइंट अब किस चीज को कहते हैं, अब अगर दो टीथ एक दूसरे के साथ करीब प्रेजेंट है तो ये जो दो टीथ है ये किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे के साथ टच हुए होंगे, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम कॉन्टेक्ट पॉइंट कहते हैं, यानी दो एडजेसेंट टीथ जो है वो एक दूसरे के साथ एक खास पॉइंट पे टच हुए हैं, तो इसको हम कॉन्टेक्ट पॉइंट कहते हैं। तो ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, जाहिर है इसके नीचे ये जो स्मूथ सर्फेस है, ये स्मूथ सर्फेसिस है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ है, तो यहाँ पर भी कैरीज कॉज हो सकती है। ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है इसके नीचे जो स्मूथ सर्फेसिस है यहाँ पर कैरीज काज हो सकती है। क्यों यहाँ पर कैरीज काज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर फूड की अकोमुलेशन होगी, और जब फूड की अकोमुलेशन होगी तो जाहिर है बैक्टीरिया को फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल गया और यहाँ पर वो क्या कर लेगा, कैरियस लीजन काज कर लेगा, ठीक है। अच्छा, द फोर्थ वन इज इन टीथ विद जिंजाइवल रिसेशन, वो टीथ जहाँ पर जिंजाइवल रिसेशन हुई होगी। जिंजाइवल रिसेशन किस चीज को कहते हैं, गम रिसेशन भी हम इसको कहते हैं, यानी वो टीथ जिसकी रूट सर्फेसिस विजिबल होंगे, ठीक है। नॉर्मली तो हमारे टीथ के रूट्स जो है वो हमारे ओरल कैविटी में विजिबल नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जिंजाइवा होता है। लेकिन जब ज़्यादातर ओल्ड एज में या जो लोग स्नफ डिपिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जिंजाइवल रिसेशन काज हो जाती है, यानी वो जिंजाइवा जो है वो नीचे की तरफ मूव कर लेता है। तो जब जिंजाइवा नीचे की तरफ मूव कर लेता है तो क्या होता है, टूथ का जो रूट है उसका सरफेस नजर आने लगता है। तो ये भी एक कॉमन साइट होता है, यानी यहाँ पर रूट कैरीज काज हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डेफिशिएंट और ओवर हैंगिंग मार्जिन ऑफ रेस्टोरेशन, फॉर एग्जांपल अगर एक टूथ है और वहां पर कैरीज काज हुई है तो ये कैरीज हम रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पर हम फिलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये फिलिंग जो है ये सही नहीं हो, डेफिशिएंट हो, यानी ये इस तरह पूरा स्मूथ सरफेस नहीं बना रहा, ये देखिए ये मैंने ड्रॉ किया है, ये स्मूथ सरफेस नहीं बना रहा, ये ओवर हैंगिंग है, ठीक है, यानी इसका जो सरफेस है ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड है बाहर की तरफ। तो अगर ये एक्सटेंडेड है यानी बिल्कुल स्मूथ नहीं है, ओवर हैंगिंग है, तो इट मीन्स कि इसके नीचे जो है क्या चीज अकोमुलेट हो सकता है, फूड की अकोमुलेशन हो सकती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पर एक्ट करके कैरीज कॉज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, द सिक्स्थ वन इज टूथ सर्फेसिस एडजेसेंट टू डेंचर्स एंड ब्रिजेस। अगर डेंचर्स लगे हैं या ब्रिजेस लगे हैं, ब्रिजेस या डेंचर्स मीन के आर्टिफिशियल टीथ अगर हमारी ओरल कैविटी में लगे हैं तो उसके साथ नियर बाय जो एडजेसेंट टीथ होगी उसका जो सरफेस होगा वो भी क्या हो सकता है, कैरीज उसमें काज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी फूड की अकोमुलेशन हो सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं इटियोलॉजी की तरफ। तो इटियोलॉजी अगर हम पढ़े तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले प्लेग की अकोमुलेशन होगी। प्लेग किस चीज को कहते हैं, हमारे टूथ के सरफेस पे जो येलोविश लेयर सी बन जाती है उसको हम प्लेग कहते हैं, ठीक है। ये प्लेग किस तरह बनता है, सबसे पहले पेलिकल बनता है। जब हम फूड की इनटेक करते हैं तो फूड की इनटेक की वजह से हमारे फूड का जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो क्या कर लेता है, हमारे टूथ के सरफेस पे अकोमुलेट हो जाता है, ठीक है। इसको हम पेलिकल कहते हैं। पेरिकल सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन का एक लेयर है हमारे टूथ के सरफेस पे। जब हम ब्रश कर लेते हैं तो वो सॉफ्ट लेयर जो है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्रश नहीं करते तो ये जो पेरिकल है फूड का, ग्लाइकोप्रोटीन का, ये हमारे टूथ के ऊपर रह जाता है और फिर 24 to 28 आवर्स बाद क्या हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ कर लेता है, ठीक है। जब बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ कर लेता है तो वहां पर ये जो पेरिकल है अब उसमें बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व हो गए हैं, ग्लाइकोप्रोटीन प्लस बैक्टीरिया। तो अब इस पेरिकल को हम एक दूसरा नाम देते हैं एंड दैट नेम इज डेंटल प्लेग, ठीक है। डेंटल प्लेग या माइक्रोबियल प्लेग, ठीक है, इसको हम डेंटल प्लेग कहते हैं। ये जो प्लेग है इसमें बैक्टीरिया मौजूद है, ठीक है। जाहिर है इसमें मैंने कहा आपको कि इसमें न सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन होगा बल्कि इसमें बैक्टीरिया भी मौजूद होता है, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है ये एसिडोजेनिक बैक्टीरिया है। एसिडोजेनिक बैक्टीरिया किस चीज को कहते हैं, जैसे ही ये बैक्टीरिया इस प्लेग में अपने एंजाइम सीक्रेट करती है तो ये जो एंजाइम्स है ये फूड पे एक्ट कर लेती है, यानी ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है उस पे एक्ट कर लेती है। तो उसकी ये जो बैक्टीरिया है ये उस फूड की डिग्रेडेशन करती है, तो ये उस फूड को किस चीज में कन्वर्ट कर लेती है, एसिड्स में। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड में, फॉर एग्जांपल एनारोबिक रिस्पायरेशन हुआ है तो क्या चीज बना है, लैक्टिक एसिड बना है। ये एसिड जो है ये हमारे टूथ के सरफेस पे एक्ट करके उसको डिस्ट्रक्ट करती है, यानी उसकी डीमिनरलाइजेशन करती है, जिसकी वजह से कैरियस लीजन कॉज होती है, ठीक है। अगेन मैं बताती चलूँ कि प्लेग, डेंटल प्लेग जिसमें एसिडोजेनिक बैक्टीरिया होगा, ये बैक्टीरिया एंजाइम सीक्रेट करती है। ये जो एंजाइम्स है ये हमारे उस ग्लाइकोप्रोटीन पे, हमारे टूथ के सरफेस के ऊपर जो फूड था उस पे एक्ट करके उसको एसिड्स में कन्वर्ट करती है, यानी उसकी एनारोबिक रिस्पायरेशन कर लेती है, ठीक है। ये एसिड जो है ये हमारे टूथ के सरफेस पे एक्ट करके उसकी डिस्ट्रक्शन कर लेती है, जिसकी वजह से वहां पर कैरियस लीजन का
हो जाती है। ठीक है, अच्छा, जो प्लेग है इसमें ज़्यादातर जो एसिडोजेनिक जो बैक्टीरिया है, जो कि ज़्यादातर जो कैरियस बैक्टीरिया है उसमें एस म्यूटेंस है। ठीक है, एस म्यूटेंस यानी स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो कैरियोजेनिक बैक्टीरिया है, जिसको मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेंटल कैरीज कहा जाता है, दैट इज एस म्यूटेंस यानी स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ठीक है, ज्यादातर जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है ये हमारे ओरल कैविटी यानी ये हमारे टूथ में डेंटल कैरीज कॉज करती है। ये और फिर स्ट्रेप्टोकोकस में फिर कौन सा, एस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो है ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि कैरियोजेनिक है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है कैरीज का। ठीक है, फूड जो है, फूड में हम कौन सा फूड अगर लेंगे तो वो कैरियोजेनिक होगा। हम अगर मोनोसेक्राइड्स या डाइसेक्राइड्स के फॉर्म में फूड लेंगे तो वो जो है वो ज्यादातर कैरियोजेनिक होगा, यानी उससे कैरीज कॉज होती है। हम अक्सर कहते हैं ना कि टॉफीज नहीं खानी चाहिए, यानी स्वीट्स नहीं खाने चाहिए, और अगर खाते हैं तो फिर ब्रश करना लाजमी होगा। ठीक है, तो ये जो स्वीट्स है उसमें जाहिर है क्या चीज मौजूद है, सुक्रोज मौजूद है। तो जो कैरियोजेनिक फूड है, जो कैरियोजेनिक कार्बोहाइड्रेट है, उसमें हमारे पास सुक्रोज है। ठीक है, सुक्रोज जो है ये एक डाइसेक्राइड है और यही सुक्रोज जो है ये असल में कैरियस लीजन कॉज करती है। ठीक है, बाकी जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी कैरियोजेनिक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज है जो कि कैरीज कॉज करती है, दैट इज सुक्रोज। ठीक है, तो इटियोलॉजी में माइक्रोब्स आर दी इटियोलॉजी, और जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है यानी जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर मीन के जो इनिशिएट करती है, जो इनहेंस करती है उस बीमारी को, जो बढ़ाती है उस बीमारी को, उसको हम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या चीज़ है, सुक्रोज है।